हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक जीआरएफ होल्डर के साथ जिसका नाम है सुनिधि आर्या। तो इन्होंने अपना जो नेट जीआरएफ है पहली बार में क्रैक किया है विद स्ट्रेटजी। आपको बताएंगे ये किस तरीके से इन्होंने अपना नेट जीआरएफ है वो क्रैक किया और क्या क्या स्ट्रेटजी यूज की है इन्होंने। तो वेलकम है सुनिधि जी आपका। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं मैं। तो Thank you so much. Thank you so ओके much ओके for having ओके me here. ओके। तो आप बताएं, आपकी जो जीआरएफ की जर्नी थी, नेट जीआरएफ आपने कब स्टार्ट किया था, इसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी और किस किस तरीके से आपने, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताएं ताकि जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक पाथ बना के चले जाओ आप। तो बताएं आपने सबसे पहले क्या किया था, किस तरीके से, उस चीज के बारे में बताएं मुझे। मैंने मास्टर्स इग्नू से किया है, तो इग्नू के जून 2022 सेशन के एग्जाम सितंबर में हुए थे। जब सितंबर में एग्जाम्स में सारे नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं बीच में बीमार पड़ गई थी ड्यू टू कोविड चल रहा था। तो जी। मेरे कुछ एग्जाम्स जो थे वो 2021 में शेड्यूल हो गए थे। बाद में यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन दिया था कि आप उसको बाद में भी दे सकते हो। तो मेरा मास्टर्स ऑफिशियली मार्च 2021 में मेरे एग्जाम्स खत्म हुए और मई में मेरा रिजल्ट आया। उसके बाद में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस थिंग। मैंने ऑफिशियली प्रिपरेशन जून या जुलाई से शुरू की थी। अच्छा, आपने एग्जैक्टली पता जून से जून से बेसिकली 2020 से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, मतलब अच्छे से 21 से 21 से की है। चलो अच्छी बात है। तो मतलब उसके बाद मुझे बताएं आपकी आपने क्या क्या चीजें यूज की, उस तरीके से मुझे समझाएं कि आपने सबसे पहले, आपको लगा कि मैंने नेट जीआरएफ का एग्जाम देना है, बहुत सारे कैंडिडेट आपको पता देते हैं, तो आपने क्या सोचा कि मैं कितना अलग करना चाहती हूँ, किस तरीके से मैं इस एग्जाम को पकड़ूं ताकि मेरा पहली बार में क्रैक हो जाए। सबसे पहले तो मैंने उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, मुझे लगा मैं कितने कर सकती हूँ इसमें से। अच्छा, एनटीए तो जब वालों मैंने के। प्रीवियस ईयर, हाँ, वैसे मतलब एक रफ आपकी आइडिया जो लिया कि मैं। मुस्कुराहट है ना वो साफ साफ जाहिर कर रही है कि आप कितने खुश हो। और मुझे भी अच्छा लगता है कि जो हम लोगों से पढ़ते हैं टीचर्स लोग से, तो टीचर्स लोग के लिए तो यही खुशी होती है। तो बताएं आप, आपने क्या क्या स्ट्रेटजी यूज की थी। सबसे पहले तो जैसे लोग होते हैं ना, वो शुरू करते हैं कि हम सीधा रफली पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि कैसे क्या होगा। मैंने ऐसे नहीं किया था। मैंने डे वन पे सबसे पहले एक एग्जाम को अटेम्प्ट दिया जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, और ये हम्म। देखने की कोशिश की कि कितने उसमें से सही हो पाते हैं मुझसे। ओके ओके तो ओके। लेस देन 50% मेरे सही हुए थे। और लेकिन उसका फायदा ये हुआ, मुझे ये पता चल गया कि कौन सा एरिया मेरा बहुत ज्यादा वीक है, कहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, कौन सा मेरा बहुत ज्यादा वीक है। जैसे कि जब मैंने पेपर वन का पहला एग्जाम दिया तो मेरे को समझ में आ गया था कि कॉम्प्रीहेंशन और डीआई में मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्प्रीहेंशन मेरे जी। बहुत बिल्कुल सही हो गए थे। आई थिंक उसमें जो मैंने टेस्ट दिया था सबसे पहले, उसमें 5 आउट ऑफ 5 मेरे कॉम्प्रीहेंशन में ठीक हो गए थे। और डीआई में भी मेरे 4 ठीक हो गए थे। मुझको पता था कि ये मेरे स्ट्रेंथ बनेंगे। हम्म। उसके बाद में मैंने बाकी सब के देखे, मेरे सबसे कम मार्क्स जो आए थे वो आए थे हायर एजुकेशन, और इन सब की मुझे बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि जो मेरी स्ट्रेंथ थी, यानी कि जो मेरे क्वेश्चंस पहली बार में बिना किसी प्रिपरेशन के ठीक हो गए थे, उनको मैंने कभी सीरियसली नहीं पढ़ा इन द सेंस कि जब एग्जाम आया ना, केवल तभी प्रैक्टिस की, उनके लिए पहले से कोई बुक रेफर नहीं की। लेकिन जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, उसके लिए जब मैंने देखा कि मुझे क्वेश्चंस नहीं हो रहे क्योंकि वो हम्म। टेक्निकल है, उसमें थ्योरीज पूछी जाती हैं। तो हम्म। जुलाई में मैंने आपको कांटेक्ट किया था, हाँ इफ जी। यू रिमेम्बर। जुलाई हाँ जी हाँ जुलाई जी हाँ जी। 2021 में मैंने आपको 21 कांटेक्ट में किया था। आपका मैसेज आया था मेरे पास। हाँ, तो जुलाई 21 में मैंने आपको कांटेक्ट किया था कि मुझे पेपर वन का कोर्स चाहिए। तो उसमें भी मेरा वही था कि मेरे को सिर्फ ये यूनिट करनी है, क्योंकि कुछ हम्म। यूनिट्स मेरे को पहले क्या से जो आती थी। आप बता रहे हो लेकिन कि मैंने, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका, आपको समझ नहीं आ रहा था, या और बहुत सारी चीजें हैं, जो आरसी है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, मतलब अगर आप अपने हिसाब से बताओ आपने कितने आरसी लगाए होंगे, या कितना जो डीआई का पोर्शन है, मैथ का पोर्शन है, वो कितना किया आपने, कितनी प्रैक्टिस किया आपने। देखो, मेरे को क्या लगता है जब मैंने ये एग्जाम जाके दिया कि ये जो एग्जाम है ना, इसमें कुछ सर्टेन चीजें हैं। जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे परसेंटेज दे सकता है। डीआई आप अगर, ये प्रैक्टिस की चीजें है, मैथ्स, डीआई। उसके अलावा आपका कॉम्प्रीहेंशन हो गया या लॉजिकल रीजनिंग हो गई। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपका स्कोर जो है बहुत बेटर हो जाएगा आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम। बट जैसे कि हायर एजुकेशन है, वो बहुत वेग टॉपिक है। उसमें बहुत ज्यादा सिलेबस है, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट है उसमें डिसाइड कर पाना कि किस तरीके से क्या करें।
तो मैंने क्या किया कि जो शॉर्ट है, जैसे कि मास्टर्स में एक एग्जाम होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, मैंने मास्टर्स किया था इग्नू से, जैसे मैंने बताया, तो उसमें पेपर था रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो मैंने उसी को ही फिर से पढ़ा, रिसर्च एप्टीट्यूड। और हाँ, जो भी मुझे टॉपिक लगा तो कि ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही में, मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ सब स्टूडेंट्स को, टॉपिक जो आपने एमकॉम में पढ़े होते हैं या बीकॉम में पढ़े होते हैं वही सब कुछ उठ के तो आता है। हाँ बस ये है कि वो टेक्निकली लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं उसके अंदर, लेकिन टोटल अगर मैं बोलूं तो यार टॉपिक आपका कंटेंट वही रहता है, बस आपका पहले थ्योरेटिकल पढ़ा होता है आप लोगों ने और यहाँ पर आपका एमसीक्यू वाइज पढ़ते हो आप लोग। तो पेपर वन के अंदर और क्या स्ट्रेटजी यूज की आपने, कितने घंटे पढ़ते थे आप? पेपर वन जो है पूरा जो मैंने प्रिपरेशन किया, क्योंकि मैं साथ में काम भी करती थी, तो मतलब आई यूज टू वर्क, आई यूज टू टीच, मैंने ट्यूशंस भी दिए हैं बीच में, तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन पढ़ती रहती थी, मैंने सिर्फ 5 to 6 आवर्स आप इसको डेली डेडिकेटेड किए थे। और जो पेपर वन था ना उसमें से 3-4 यूनिट ऑलरेडी पता थी, जैसे आईसीटी है, आईसीटी बहुत बेसिक भी आता है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है कंप्यूटर का या फोन का, तो भी आप 2 से 3 क्वेश्चन में इजीली कर सकते हो। तो क्या होता है कि जो मुझे ऑलरेडी आते थे ना, मैंने वो सबसे बाद में देखे। और जैसे कि आईसीटी के कुछ टॉपिक्स हैं जो, जैसे कि उसमें मेमोरी की जो हायरार्की होती है, कौन सी जीबी, फिर उसके बाद में टेराबाइट, हम्म। जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस आ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उन्हीं को प्रिपेयर किया मैंने। पॉइंट ये है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, 10 यूनिट्स को बहुत ज्यादा हाँ, सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली तो कवर वास्ट करना है पूरा। बहुत वास्ट सिलेबस है। तो मैंने क्या किया कि जितना मैं बेस्ट कर सकती हूँ सिर्फ उतना किया, और मेरा टारगेट था कि बस मेरे को जेआरएफ करना है, 35 से 40 के बीच में स्कोर लेके आना है। ऐसा नहीं है कि मेरे को हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या मेरे को हर क्वेश्चन ही आना चाहिए। जब मैं एग्जाम में गई थी तो मैं मेंटली प्रिपेयर करके गई थी कि भाई 10 क्वेश्चन तो मुझसे होंगे ही नहीं। मेरा टारगेट था कि मैं 35 से 40 के बीच में सही क्वेश्चन करूँ, दैट्स इट, इससे जी। ज्यादा मेरा कोई टारगेट ही नहीं था। कितने कितने क्वेश्चन सही कर पाए आप पेपर वन के अंदर? 38, फाइनल जो 38। कट ऑफ आई है उसमें 38 मेरे हम्म। सही हुए हैं। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्कोर है ये आपका, 67 मार्क्स बने में भी आपके, तो जी, बहुत ही अच्छा आपका स्कोर है ये। 67 बने हैं या 66 कुछ भी लगा लो, ठीक है। 76, 38 सेवेंटी क्वेश्चंस। सिक्स सॉरी 76 आपके मार्क्स बनेंगे, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है आपका। मैंने भी कभी भी बच्चों को ये नहीं बोला कि भाई आप 90+ टारगेट वाला कोई भी टीच कर रहा है या कुछ भी है, भाई कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। इन्होंने भी बताया कि इन्होंने बोल ही दिया कि 10 क्वेश्चन की उम्मीद ही छोड़ दो कि आपके सही होंगे, चाहे वो डीआई के लगा लो, अब किसी और की अच्छी प्रिपरेशन कर लो, ठीक है, वो आपके हाथ में है। और बताएं आप कुछ जो आपको लगा कि बताने योग्य है। हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मैंने सबसे पहला टेस्ट दिया था तो मेरे उसमें डीआई में और कॉम्प्रिहेंशन में बहुत अच्छे मार्क्स थे, एंड आई वाज श्योर कि कॉम्प्रिहेंशन मेरा हो जाएगा। लेकिन जब मैंने एक्चुअल एग्जाम दिया ना, तो जब एक्चुअल एग्जाम दिया तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन इतना टफ था कि कॉम्प्रिहेंशन के तो 3 क्वेश्चन ठीक हुए, लेकिन उसके अलावा मेरे हायर एजुकेशन के 5 ठीक हो गए। तो मतलब ये है कि आपको ओवरऑल लेके चलना है, किसी एक यूनिट पे नहीं। अगर आपका कोई एक यूनिट खराब भी हो रहा है एग्जाम में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने एग्जाम दिया था, पहला ही क्वेश्चन डीआई का था और मेरे को लगा कि इतना लेंथी क्वेश्चन है, तो वो चीजें ना वहां पे बाद में कॉम्पेंसेट हो जाती है। और एग्जाम हॉल में अगर पेपर टफ है ना, तो वो सबके लिए टफ है, उस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है, उस चीज का प्रेशर नहीं लेना है। टाइम बहुत ज्यादा मैनेज करने की जरूरत है, और जो प्रेशर बिल्ड होता है ना माइंड में, उसको बहुत ज्यादा मैनेज करने की जरूरत है कि आपका जो प्रेशर बिल्कुल, है आप उसको कि कैसे आप हैंडल कर रहे एग्जाम के हो। टाइम कितना पैनिक हो जाते हो ना, कई बार तो बच्चों को सारा पेपर आता है और सिर्फ पैनिक होकर के अपने क्वेश्चन है गलत कर देते हैं। मैंने भी देखा क्योंकि है जब मैंने हम्म, लाइव क्लासेस जब के मैंने अंदर, एग्जाम कोई दिया भी था, अगर बच्चों को टीच कर रहे हैं एमसीक्यू, तभी भी बच्चे पैनिक होकर के कि मैं पहले कर देता हूं आंसर। तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी रैंक नहीं रुकने वाली, ठीक है ना, इन चीजों का ध्यान रखना आप लोगों ने। और बताएं आप। जैसे कि मैंने एग्जाम दिया था तो डीआई में, डीआई इतना लेंदी डीआई था, इतना लेंदी डीआई था कि उसको सोल्व करने में 25 to 30 मिनट चले गए थे मेरे। तो मेरे को लगा कि भाई 5 क्वेश्चन में मैंने इतना टाइम लगा दिया, तो मैं आगे कैसे सोल्व कर पाऊंगी। लेकिन बाद के क्वेश्चन इतने इजी थे कि वो पढ़ते ही हो रहे थे। तो अगर उस चीज का प्रेशर लेते हुए नहीं चलना है, पॉइंट इज कि अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं या ये वाला यूनिट डिफिकल्ट आ गया, तो आप उसको कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट कर लोगे, अगर आपने सब यूनिट्स को प्रॉपर सफिशिएंट टाइम दिया है तो।
ओके। और टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में जो कि मेन थिंग्स हैं आपकी, जो पेपर वन है इनके ऊपर ही आपका ज्यादा बेस्ड आता है, क्योंकि जो भी बुक भी खरीदते हैं चाहे किसी भी राइटर की ले लो तो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड उस पर लिखा होता है आते ही फर्स्ट पेज के ऊपर। तो उन दो यूनिट को आपने कैसे मैनेज किया था? टीचिंग एप्टीट्यूड तो मैंने आपकी पीपीटीज, मैंने आपकी क्लास ली थी, हम्म। आपने जो भी मुझे पीपीटीज भेजी थी, मैंने उसी से ही किया है टीचिंग एप्टीट्यूड तो पूरा। रिसर्च एप्टीट्यूड जैसे मैंने आपको बताया, मेरी जो एमए की बुक थी उसमें हमारा एक पेपर था रिसर्च मेथड इन इकोनॉमिक्स, वो मैंने सारा वहां से कवर किया। और उसके बाद में जो जो टॉपिक मुझे लगा कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है या इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारे बुक में कवर नहीं है, वो मैंने फिर आपसे ही कंसल्ट किया था। आपकी पीपीटीज अभी भी है मेरे पास टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च चलो अच्छी एप्टीट्यूड की, बात है। उसमें हाँ जी। तो कवर। एक बात और बताएं यहाँ पर, जैसे मान लो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, हायर एजुकेशन है, जो आपने स्टार्टिंग के अंदर मुझे बता दिया कि मुझे तो भाई पहाड़ जैसी लगती थी, मतलब टफ लगती थी। तो आप उस चीज के लिए क्या कर रहे थे, मतलब कैसे पढ़ रहे थे, कितना टाइम उस स्पेसिफिक यूनिट के लिए आप दे रहे थे? देखो, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन में टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, क्योंकि मेरे को लगा कि मेरे बस की इतना पढ़ना नहीं है, बहुत डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा वेग था। तो मैंने क्या किया कि जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं ना, उनको प्रीवियस ईयर में देखा क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और फिर उनको जाके नेट पे गूगल पे थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। ऐसा मतलब नहीं है कि आपने मैं एक 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 टॉपिक पे बहुत तरीके बहुत से टाइम लगा रही हूँ या कुछ। पीवाईक्यू पकड़े, उनका पैटर्न पकड़ा और जो जो टर्म्स थी उसके अंदर एनालाइज कर ली उनको, सारी टर्म्स को, ताकि आपके लिए हाँ इजी रहे। और आप ये बताएं कि जैसे हाँ। आपने स्टार्ट किया है पेपर वन को या पेपर टू को, तो कितने घंटे आप पेपर वन के लिए लगाते थे, और पेपर टू के बारे में भी बता दें थोड़ा। रफली मेरा पेपर टू जो है वो इकोनॉमिक्स में था। रफली मैं 6 घंटे पढ़ती थी, जिसमें से मेरा 4 घंटे का जो डिवीजन होता था वो पेपर टू के लिए होता था, और जो 2 घंटे होते थे वो पेपर वन के लिए होते थे। और उसमें से भी जो जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ तो बहुत ज्यादा टाइम मैं इस चीज को देखने में लगाती थी कि जो एनटी है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि अगर हम कितना भी पढ़ लें, अगर हमें ये नहीं पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क, या उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, तो फिर वी वोंट बी एबल टू मेक इट राइट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमको एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, सही एग्जाम है। में क्या पूछा जा रहा है और एग्जाम किस तरीके से क्लियर होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल, क्योंकि आज का टाइम ही कंपटीशन का, नॉलेज तो सब में होती है, तभी तो बंदा एम कॉम कर कर चुका है या एमए कर चुका है या एमबीए कर चुका है। अगर नॉलेज है, उस बंदे ने पढ़ा है कुछ ना कुछ, तभी पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर किया है। यहाँ पर मे भी आपने सही बोला कि स्ट्रैटेजी ऐसी यूज करें कि हमारा जो कंपटीशन है उसको बीट कर पाए। तो मतलब बिल्कुल। आप फिर कितने घंटे देते थे, मतलब पेपर वन के लिए 2 ही घंटे पढ़ते थे आप डेली? तो कंसिस्टेंसी से हाँ, पढ़ते डेली थे या? स्टार्टिंग में 2 घंटे पढ़ते थे, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम क्लियर होता है, ये 2 घंटे पढ़ना है, इसमें वो नहीं है कि जो हम कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डीआई की, इसमें प्रैक्टिस नहीं है कुछ भी। जैसे मैथ्स है, मैथ्स इज समथिंग जिसको आप डेली डेली प्रैक्टिस करोगे। तो अगर पढ़ने की बात है तो केवल आपको क्या नई थ्योरी पढ़नी है, क्या रिवीजन करना है, ये केवल पढ़ने का स्केड्यूल है। प्रैक्टिस उसके साथ में आप यू कैन डू एज मच एज यू वांट, ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको डेली करना है, मतलब आप कहना चाहते कंसिस्टेंट। हो कि जो कंसिस्टेंसी से आपको पढ़ना है, 2 घंटे मटेरियल पढ़ना है, और प्रैक्टिस जितनी मर्जी आपका दिल है उतनी ही लगाते जाओ। हाँ, प्रैक्टिस देखिए, प्रैक्टिस कई बार मैं अगर अपनी बात करूँ तो प्रैक्टिस कई बार मेरा ऐसा होता था कि मैं बैठ के 3-3 4-4 घंटे क्वेश्चंस कर रही हूँ, मैथ्स के कर रही हूँ। कई बार मेरा मन नहीं होता तो मैंने उस दिन एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं की, मैंने सिर्फ मटेरियल को पढ़ के छोड़ दिया, या फिर मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड को रिवाइज करके छोड़ दिया, या फिर कई बार ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए तो एक दिन का ऑफ ले लिया, उस दिन कुछ नहीं पढ़ा, इस तरीके से। वैसे तो आपके वो बहुत नंबर तो ज्यादा। बहुत अच्छे आए हुए हैं पेपर टू के अंदर भी। तो बहुत ही अच्छी मेहनत की आपने, ये मेहनत आपकी रंग ला चुकी है आपके सामने। तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है अभी कि भाई मेरा तो नेट जीआरएफ है, दोनों ही क्लियर हो गए? और मेरे हिसाब से तो अगर आप देखोगे अच्छे से तो आपकी AIR पोजीशन भी होगी कहीं ना कहीं। वो भी मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो AIR 10 के आसपास या 5 के आसपास आपका इसके बीच में मिलने वाला है। तो कैसा फील करोगे अगर आपका मतलब AIR आपको पता लग जाता है, कि कैसी फीलिंग आ रही है आपको अंदर से? मैं तो सुबह से ट्राई कर रही हूँ जानने का कि एआईआर कैसे निकलता है, मेरे को पता ही नहीं है। मैंने कभी पहले सोच पूछा ही नहीं, या किसी से सोचा ही नहीं कि कैसे एआईआर निकलता है, बट ऑब्वियसली अच्छा फीलिंग है, बहुत अच्छा लगेगा ओके। अगर।
अगर और आपके एफर्ट्स रिकॉग्नाइज होते हैं तो। हाँ हाँ हाँ, और आप एक क्वेश्चन और बताएं, स्टूडेंट का बेसिक सा क्वेश्चन होता है हर बार कि स्ट्रैटेजी यूज कैसे करें हम, कैसे मतलब सर देखो 3 दिन पढ़ लेते हैं, 4 दिन नहीं पढ़ा जाता, फिर बाद में आप बताओ आपने ऐसा क्या किया कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कर दी? स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, स्ट्रेटेजी जैसा कुछ है नहीं। आपको सीधा सुबह उठना है और आपके जो भी स्केड्यूल है उसमें से जितना भी इंपॉर्टेंट टाइम आप निकाल सकते हो, 5, 6, 7, 8 घंटे, जितना भी आप टाइम निकाल सकते हो उसको निकाल के पढ़ो। ठीक है, और उसके अलावा बाकी चीजों में भी इन्वॉल्व रहो। अगर तुम बाकी सब छोड़ के केवल नेट नेट जेआरएफ इस सब में लगे रहोगे ना, तो नहीं आपको कर पाओगे इसको, आपको फ्रस्ट्रेशन रहेगा। यानी कि आपको अगर कोई हॉबी है, अगर आपको खेलना पसंद है तो आप जाके खेलो, अगर आपको पढ़ाना पसंद है तो आप जाके पढ़ाओ। जैसे मैं केवल प्रिपरेशन नहीं कर रही थी, मैं पढ़ाती भी साथ में, मैं बिल्कुल भाई, पढ़ाती भी हूँ। ये इनका चैनल भी है सुनिधि इकोनॉमिक क्लासेस से, जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो भाई जरूर देख लेना एक बार, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप पढ़ के देख लेना मैम से। ठीक है, तो सुनिधि मुझे एक बात और यहाँ पर बताओ कि जैसे मान लो आपने मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, करते गए तो आपने एग्जाम के टाइम पर आके जो लास्ट का 1 मंथ हो रह जाता है हमारे पास, उस टाइम पर आपने क्या शेड्यूल रखा था अपना? कितना जल्दी लास्ट के उठते थे, एक कितना मंथ लेट सोते थे आप? लास्ट के 1 मंथ में ये जितना भी हॉबी वाला मैंने आपको बताया ना कि हॉबी भी करो, वो सब मैंने बंद कर दिया था। दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद कर दिया था, और फोन, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, मतलब जो भी जितना भी डिस्ट्रैक्शंस पॉसिबल थे वो सब बंद कर दिया था। एग्जाम से 1 महीने पहले मैं केवल उन लोगों से मिली जो या तो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर जो मुझे बहुत मतलब जिनके साथ बहुत अच्छा मेरा बॉन्ड है। अदरवाइज मैं बिल्कुल क्लियर मना कर देती थी, अगर कोई मुझसे आगे पूछता था मैं कह देती थी मेरा एग्जाम है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मैंने कुछ और नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो मेरा ऐसा टाइम था जिसमें 12 घंटे, 13 घंटे, 14 आवर्स मेरा आराम से जाता था। मैं उठती थी सो के, नहा धो के, खाना पीना खा के मैं केवल पढ़ने बैठ जाती थी। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाती थी उस टाइम पे। मैंने बिल्कुल ब्रेक लिया हुआ था अपने चैनल से भी। उस टाइम पे मैंने अपने चैनल पे भी कोई वीडियोस पोस्ट नहीं की। उस टाइम पे मेरा केवल एक ही फोकस था कि मेरे को एग्जाम क्लियर करना है। और जब आपका एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी होती है ना, आपने रिवीजन प्रॉपर किया है, तो वो 1 महीने पहले इतना आपको लग जाता है कि यार इतना हो गया है, थोड़ी सी और मेहनत कर लूंगी तो हो जाएगा। निकल जाएगा, एग्जाम उसमें निकल कोई जाएगा, मतलब थोड़े से पुश की जरूरत होती है एंड ऑफ द डे। तो आपने मान लो जो पूरे नोट्स थे आपके, ठीक है, जो भी आपने बनाए या मेरी जो पीपीटी थी, क्या उनमें से भी आपने अपनी कॉपी पे नोट्स बनाए थे, हैंड रिटन नोट्स, या वीडियो क्लासेस देख के रनिंग नोट्स बनाते हैं? मैं क्या करती हूँ, मैं कोई भी टॉपिक जैसे मुझे किसी ने भी पढ़ाया या मैंने खुद से पढ़ा या कैसे भी किसी भी तरीके से, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि पोल्यूशन हमने पढ़ा। ठीक है, डेवलपमेंट एंड हाँ एनवायरनमेंट जी, का एक टॉपिक समझ उठा गया लेते हैं। मैं। पोल्यूशन मैंने पढ़ा। मैंने अगर मुझे उस पर कोई लेक्चर लेना है यूट्यूब पे तो मैंने वो लेक्चर लिया। मुझे जितना भी मटेरियल देखना है वो मुझे देखना है। ठीक है, मैं उसके बाद में क्या करती थी कि उसको भी खुद अपने हाथ से लिख लेती थी, जितना भी मेरे दिमाग हम्म में रहता था। हम्म ठीक है, उसके बाद में मैं देखती थी कोई फैक्ट मिस हो गया तो उसको ऐड कर लेती थी, बस। उससे ज्यादा मैंने कोई मतलब नोट्स नहीं आप बनाए। जैसे अपने लोग जो होते हैं बिल्कुल नोट्स बुक हैं से वो खुद से तैयार करते थे, मतलब बनाते थे नोट्स। तो बच्चों मैं यही आपको बताना चाहता हूं, मैंने भी आज तक स्ट्रैटेजी के अंदर यही चीजें आपको बताई हैं कि नोट्स अपने हाथ से लिखोगे उतना एंड ऑफ द डे आपके वही चीजें काम आएंगी, आपके माइंड के अंदर वो चीजें क्या कर देंगी एक तरीके से, मतलब बैठ जाएंगी, और आपको लगेगा कि ये चीजें मैंने कर रखी हैं, इसको मैं रिवाइज करते टाइम भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। तो इनका मतलब यही है कि आप रनिंग नोट्स जरूर बनाएं जब भी अपना किसी भी सब्जेक्ट को। पीडीएफ तो यार सब भरी पड़ी है, यूट्यूब पे देख लो, वेबसाइट देख लो, कहीं पर भी। तो मेन थिंग्स है कि आपको रनिंग नोट्स जरूर बनाने हैं। इसके अलावा आपने कोई खास एक्टिविटी की हो अपने इस मतलब पूरे जो आपकी जर्नी रही है इसके अंदर? ये मैं बताना चाहती हूँ, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा मिस कम्युनिकेशन हो जाता है या फिर मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट को ना बहुत सारे लोग एम्फेसाइज भी नहीं करते हैं। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ें। न्यूज़पेपर, मैं हूँ पिछले 3-4 साल से, आई एम द पर्सन हु रीड न्यूज़पेपर एवरी सिंगल मॉर्निंग। मैं उठती हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। उससे क्या होता है ना कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो, जैसे कि मैं हूँ, मैंने एग्जाम से पहले एक भी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि मुझे पता था मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। कॉम्प्रिहेंशन क्या है कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा और आप उसको समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से इस एग्जाम को क्लियर करना है, या फिर किस तरीके से ये जो हमने आर्टिकल पढ़ा है उस आर्टिकल में है क्या।
तो जिस तरीके से हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारी कॉम्प्रिहेंडिंग हाँ, स्किल्स एक बहुत अच्छी होती बाउंडिंग जाती है मतलब बिल्कुल। स्टार्ट हो जाती है, कैप्चर करने लग जाते हैं हम उन चीजों को। और जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन है ना, वो पेपर 1 में हमें केवल 1 मार्क आता है। पेपर 2 में वो जो कॉम्प्रिहेंशन है वो उसमें हमारे 2 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। यस, अभी दो उसमें आते हमारे हैं। 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन ऐसे हो गए। और जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो उससे आपका करंट अफेयर्स भी बिल्डअप होता है। कहीं न कहीं आपको बिल्कुल, दिमाग में आइडिया रहता है। बिल्कुल। तो जैसे अगर आप न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, हाँ, जैसे कॉमर्स का तो आप पेपर आराम है, से हाँ, मैनेजमेंट का पेपर है, या जिनका भी ज्योग्राफी का पेपर है, जिनको करंट अफेयर्स चाहिए ना, वो न्यूज़पेपर जरूर हुँ, पढ़ा करो भाई। 2 रुपयों का, 3 रुपयों का, 5 का लग जाएगा, आप लगवा सकते हो उस चीज को। और इसके अलावा आपने कौन सी स्पेसिफिक बुक है जो अगर आप पूछें पेपर 1 के लिए, या ओनली मेरी पीडीएफ जो आपको मैंने प्रोवाइड की थी उसी को पढ़ते थे? पेपर 1 में मैंने कोई स्पेसिफिक बुक फॉलो नहीं की है। ठीक है, मैंने खरीदी थी केवीएस मैदान, पर वो मुझे इतनी हैवी बुक लगी, मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी इतना, क्योंकि मैंने बहुत बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट की है। मैंने आपको बताया था, बिल्कुल, मैंने आपको जुलाई में कांटेक्ट किया है। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर केवल इतना ही टाइम था, नवंबर में एग्जाम हो गया। प्रॉपर प्रिपरेशन मैंने जुलाई से स्टार्ट की है। पेपर 1 के पीवाईक्यू भी मैंने बहुत बाद में देखे। तो मेरा ये था कि मुझे कोई शॉर्ट कंसाइज फॉर्म में चीजें मिल जाए, यानी कि कॉन्सेप्ट मेरे अंदर आ जाए। क्या तो उसका एक सबसे बेस्ट तरीका वही था। एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, बहुत सारे बच्चे आजकल सिर्फ और सिर्फ इसी बात के लिए मुझे भी मैसेज करते रहते हैं कि सर हमें मोटिवेशन दे दो, मोटिवेशन दे दो। क्या आपको मोटिवेशन करने वाला कौन था, या आपकी लाइफ में किस तरीके से, मतलब एक इंस्पायरिंग पर्सन आपके लिए कौन था जो आपको मोटिवेट करता था इन चीजों के लिए? मोटिवेशन तो इंटरनल होता है। ठीक है, पहली बात तो है कि हमको एग्जाम क्लियर करना है, हमने एक डिसीजन लिया है, उसको हमें बैक करना है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता था दैट यू गेट फ्रस्ट्रेट। ठीक है, तो उस टाइम पे सिट विद योर फैमिली, जिससे भी आप फैमिली में अपने सबसे ज्यादा क्लोज हो, सिट विद योर फ्रेंड्स, सिट विद योर, जैसे कि आई एम द पर्सन व्हेन माय फादर कम्स बैक फ्रॉम द ऑफिस, आई सिट विद हिम एवरी सिंगल डे। तो वो पूछते रहते थे जेआरएफ का क्या चल रहा है, एग्जाम्स का कैसे चल रहा है, प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो टॉक टू योर पेरेंट्स। If your parents are there and if you are talking to them on the constant basis, तो आई थिंक आपको फिर बाहर कहीं मोटिवेशन इंस्पिरेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी लोग नेगेटिव हैं या टॉक्सिक है आपके लिए, या फिर जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, या फिर जो आपको बोलते हैं कि आपसे नहीं होगा, या जस्ट हम्म। बिकॉज आपके पास में कुछ फेलियोरिटीज रही हैं, या फिर आपको बोलते हैं, जैसे कि मेरा मास्टर्स इग्नू से था, तो लोगों को लगता था इसका मास्टर्स इग्नू से किया है, कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे होते हैं बहुत बिल्कुल सारे लोग होते जिनको हैं, लगता बहुत है सारे कि लोग होते हैं जो सिर्फ आते इसी चीज के लिए हैं कि सामने वाले को डिमोटिवेट किया जा सके। तो हाँ, आपकी, तो मतलब मैं ऐसे लोगों से भी आपका पाला पड़ा है जो आपको डिमोटिवेट करते थे? तो आप उस टाइम वो पर वो क्या वो स्ट्रेटजी वो यूज करते थे जब आपको डिमोटिवेट किया जाता था? मतलब सक्सेस पॉलिसी जो होती है भी ना ऑप्शन सबकी, होते थे, एक मोटिवेशनल पॉलिसी है, तो आप कैसी पॉलिसी को यूज करते थे उस टाइम पर? जो भी परेशान कर रहा है, या फिर जो भी मतलब डिमोटिवेट कर रहा है, या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ब्लॉक दैट। ये बात सही फोन है में भाई। ब्लॉक का ऑप्शन होता सुन लो भाई सब है। बच्चे, ठीक है ना? कोई ऐसा ग्रुप है, कोई भी चीज ऐसी है जहां से आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, या आपको लगता है यार ये तो डिमोटिवेट कर रहा है, मतलब जो आपका मोरल लेवल होता है उसको डाउन करता है बूस्ट करने की बजाय, तो आप उस चीज को बिल्कुल लेफ्ट कर दें। आपके फ्यूचर से अच्छी आपके लिए कोई भी चीज नहीं है, ठीक है? तो उस सोशल मीडिया यूज मत करो। मैं आई डोंट यूज फेसबुक, मेरे फोन में इंस्टाग्राम का ऐप इंस्टॉल नहीं है, ऑल्दो आई हैव अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम, आई डोंट यूज दैट वेरी मच फ्रीक्वेंटली। जितना सोशल मीडिया से दूर रह सके उतना दूर रहिए, जितना लोगों के स्टेटस कम देखें उतना बेटर है, क्योंकि नो वन इज गोइंग टू टेल यू कि आज मेरी लाइफ में क्या बुरा हुआ। कुछ भी अच्छा होगा तो दे को बुरा लगेगा, बिकॉज स्ट्रगलिंग फेज है। आई वुड अग्री, मास्टर्स कर लिया और उसके बाद हम एक एग्जाम के लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो बहुत स्ट्रगलिंग फेज है, क्योंकि सबकी सबके एग्जाम में, सबके लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद केवल जॉब करना शुरू कर दिया, एंड दे आर पुटिंग देयर स्टेटस, दे आर गोइंग आउट, दे आर हैंगिंग आउट, वो हर वीकेंड कहीं पे जा रहे हैं। हम नहीं कर सकते हैं इतना। ये सही बिटर है। फैक्ट है, क्योंकि अगर आप हाँ, किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बिल्कुल, तो आप हर संडे जाके बाहर नहीं पार्टी कर सकते हो। बिल्कुल। तो नहीं, ब्लॉक टाइम। अगर ऐसा पूछूं आपसे, जैसे आज आपने पढ़ लिया, मान लो आज रात के लिए आपने सारी चीजें कर ली, मान लो जैसे आप कितने बजे सो जाते थे पढ़ करके आप डेली, या आप कुछ नेक्स्ट डे के लिए आप कैसा प्लान बना के रखते थे, वो चीजें मुझे थोड़ा बता दें देखो ताकि बच्चे समझ मैं सकें कि हम भी क्या करें आगे।
कोई फर्क नहीं पड़ता आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हैं या आप रात में देर तक पढ़ रहे हैं। मैं वो इंसान हूँ जो रात में 2-3 बजे तक पढ़ती हूँ, या फिर मैं नाइट आउल हूँ, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ सकती हूँ। तो ठीक है, अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते तो सुबह 9 बजे उठिए। आई वेक अप एट 9 to 10 o'clock, बट द टाइम आई एम स्टडिंग राइट। रात में मैं बोल देती हूँ डोंट कॉल मी आफ्टर दिस मच ऑफ टाइम, मुझे इस टाइम के बाद कॉल मत करो बिकॉज आई एम स्टडिंग। मैं भी नहीं करती हूँ लोगों को। तो बिल्कुल। आप क्या कीजिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम रखिए। अगर आप डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम दिन में निकाल सकते हैं तो दिन में पढ़िए, डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम अगर आप रात में निकाल सकते हैं तो रात में पढ़िए। मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम निकालना दिन में पॉसिबल नहीं है, तो मैं रात में पढ़ लेती हूँ। ठीक है, मान लो आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे चलो मान लिया कि एक्सटर्नल कुछ इफेक्ट होते हैं जो बच्चे को क्या करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। मान लो कभी आपका खुद का दिल हुआ कि यार मेरे से नहीं होगी यूजीसी नेट की तैयारी, मेरे को छोड़ना चाहिए, तो उस टाइम पर आपको ऐसी फीलिंग आती, क्या करते थे उस टाइम पर आप? मेरे को ऐसा लगता था, मेरे को कई बार ऐसा लगा कि यार ये भी नहीं हो पाएगा मुझसे, नेट जेआरएफ नहीं हो पाएगा, आई एम गुड फॉर नथिंग, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। बट मैं क्या करती थी, जब मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती थी ना, तो मैं एक दिन का ब्रेक ले लेती थी। मैं क्या करती थी उस दिन, या तो मैं वेब सीरीज देख रही हूँ, या मैं अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए चली गई, या हम्म। फिर मैं अपने फादर के ऑफिस चली मतलब गई, या फिर पार्टी वार्टी मैं अपनी करो उस मम्मी दिन। के। हाँ, मतलब हाँ। जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है ना यू आर फीलिंग डाउन, हम्म। बुक्स बंद करो, गो आउट, उन लोगों से मिलकर आओ हु आर गुड फॉर जिनसे यू, मिलकर हु अच्छा फील्स गुड लगता है। फॉर यू। बिल्कुल। जिनसे मिलकर अच्छा लगता है, फिर आप वापस आ जाओगे, फिर यू विल बी एनर्जाइज, तो फिर नेक्स्ट डे से आप पढ़ना शुरू कर दोगे। मैं रफली मंथ में 2 बार तो ये कर ही लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बर्न आउट होती हूँ। मैं हर 15 दिन में एक ब्रेक ले लेती हूँ। ओके, अच्छी तो ये बात है, ब्रेक लेनी भी चाहिए भाई, दिमाग है कोई मशीन थोड़ी है। तो ब्रेक लेकर चलना चाहिए आपको हर चीज के अंदर। जिस दिन आपको लगता है कि मैं आज मतलब मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैं बिल्कुल थक चुका है इस चीज से, तो आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए उस दिन। इसके अलावा आप कुछ बच्चों को कुछ मोटिवेट करना चाहते हो या कुछ भी बताना चाहते हो जिससे कि बच्चे अपने प्रिपरेशन के अंदर अच्छे से मतलब अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जा सके ना? ठीक है। तो ये भी आप लोगों में से निकल करके इतना कुछ करके सब कुछ आपके सामने बैठे हैं, तो आपको भी चाहिए कि जैसे जैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया उसी तरीके से आप भी अपनी प्रिपरेशन को करें और अच्छे से पढ़ें, और जो भी आपका आगे बढ़े, और आपको भी फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस हैं। आप भी अपना नेट जीआरएफ क्रैक कर चुके हो, ठीक है, मेरे हिसाब से आपका AIR होगा जिस तरीके के आपके मार्क्स हैं। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ निकालना बहुत ही बड़ी बात है आज के टाइम में। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे टीचर भी ये बोलते हैं कि नेट का कोई एग्जाम है, ठीक है, ये तो बस उड़ता खेलता है, इसको मैच मत करो किसी दूसरे एग्जाम से। तो भाई जो आज के टाइम का कंपटीशन है, आपको क्या लगता है सुनिधि, कि आपको बताएं कि कितना कंपटीशन लगता है आपको इस चीज के अंदर? कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। और जितना कंपटीशन है ना, उससे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। बिल्कुल। कंपटीशन तो है, नो डाउट कंपटीशन है, इतने बच्चे बैठ रहे हैं, इतने कम बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत टफ है। अगर आप डेडिकेटेडली डिसिप्लिन होके इसको नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका नहीं होगा। मैं बहुत ब्लंट हो सकती हूँ, मैं बहुत रूड लग सकती हूँ आपको इस पॉइंट पे। आई माइट बी रूड बट दैट्स द फैक्ट। आपको नहीं, सही बात है कंसिस्टेंटली हर। आपकी, बिल्कुल सही बात है। मैं भी हमेशा बच्चों को यही बताता हूँ कि भाई एक दिन क्लास में आ गए, 2 दिन क्लास में ना आए, ठीक है, फिर तीसरे दिन आके सर को बोलना है सर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। तो सर को तो अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आपकी प्रिपरेशन जरूर वहां पर खराब हो रही है, क्योंकि आपको फील होना चाहिए कि जब तक आप किसी चीज को कंसिस्टेंटली तरीके से नहीं करते। मैंने आपको पहले बताया था बहुत सारे बच्चों को कि एक कुआं होता है, कुएं के आसपास आप मटका रखते हो, धीरे धीरे वो चीज वहां पर क्या कर देती है, नीचे गड्ढा बनाना स्टार्ट कर देती है। तो सुनिधि ने भी इस तरीके से धीरे धीरे माइंड के अंदर गड्ढे बनाए हैं स्टडी वाले, ठीक है, तो तभी इनका जो आपका नेट जीआरएफ है वो क्रैक हो पाया है। तो आप बताएं जाते जाते कि आपका पूरे का पूरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है नेट जीआरएफ वाला, वो कैसा रहा है आपको, कि बच्चे बहुत सारे जो 5-5 बार नेट नहीं क्रैक कर पाए, या उनको गिव अप करना चाहिए या अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, उन बच्चों के लिए थोड़ा मोटिवेट कर दें। देखिए, जिनका जिनका फोर्थ अटेम्प्ट है या फिफ्थ अटेम्प्ट है और जेआरएफ नहीं हुआ है, मैं भी जानती हूँ ऐसे लोगों को जिनका फोर्थ अटेम्प्ट था या फिफ्थ अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट था, जेआरएफ नहीं हुआ है, नेट हो गया है, कुछ लोगों का नेट भी नहीं हुआ है। सबसे पहले तो सिट डाउन एंड रिलैक्स, और ये देखो कि गलती क्या कर रहे हो, क्योंकि गलती तो कहीं ना कहीं हो रही है बॉस। अगर तुमसे नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप बहुत एक मेजर पॉइंट है इस एग्जाम को जो आप मिस कर रहे हो।
सिलेबस पीवाईक्यू को नहीं छोड़ना है। सिलेबस जो है, आपको सिलेबस का हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हर टॉपिक पे एक्सपर्टीज चाहिए, पर ऐसा होना चाहिए कि लेट्स से मेरे को इकोनॉमिक्स का कोई एक टॉपिक नहीं समझ में आता है, आई अंडरस्टैंड कि हर सबको नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन मुझे इतना उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि अगर उससे कोई इजी क्वेश्चन बनता है ना तो खराब ना हो। ओके, समझ रहे हो, मतलब बिल्कुल थोड़ा बहुत सही आइडिया बात है। पूरे सब्जेक्ट में होना अगर चाहिए। मैं पूछूं सुनिधि, आपने आउट ऑफ सिलेबस कितना पढ़ा था इकोनॉमिक्स के लिए? मतलब बहुत सारे जो आपके लेसन दिए हैं उसके अंदर थ्योरी वगैरह नहीं दी होती, क्या वो आप लोगों ने कंप्लीट की थी? आपने अच्छे से पढ़ी थी वो चीजें? मैंने मैंने केवल सिलेबस को पढ़ा है। सिलेबस के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो टॉपिक्स पूछे गए मैंने केवल उतना पढ़ा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। और मुझे पता था 10 क्वेश्चंस मुझसे नहीं बनेंगे, 10-15 क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेंगे, तो मैं उनका सोचती ही नहीं थी। मैं मानती नहीं थी कि 100 मार्क्स का पेपर है, मैं कहती थी मेरे को तो 85 का ही पेपर करना है, ओके। ठीक है। क्योंकि इस बार भी जब मैंने इकोनॉमिक्स का पेपर दिया तो उसमें कुछ थ्योरीज ऐसी आती थी कि इतना पढ़ने के बाद भी वो मुझे नहीं पता थी। मैंने नाम ही पहली बार सुना था, एक दो क्वेश्चंस तो ऐसे आए थे, ओके। और ओके। वो हर बार होगा। हम्म। नेशनल लेवल का एग्जाम है, इसमें आप पूरे 100% क्वेश्चन बिल्कुल। अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन पता हो ये नहीं पॉसिबल है। यू कैन नॉट मेक इट श्योर कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, बट पूरे क्वेश्चंस आपको नहीं पता होंगे। पूरे क्वेश्चंस ना आपके पेपर 1 में बनेंगे। आप पेपर 1 के टीचर और आप भी इस बात को जानते हैं कि पेपर 1 में भी अगर आप ये कह के जा रहे हो ना कि मेरे को 50 के 50 सही करने हैं, तो वो नहीं हो बहुत गलत पाएंगे। माइंडसेट के साथ आप जा नहीं, रहे हो। तो नहीं इनका हो सकता। पेपर वन मेरे से इन्होंने अच्छे से पढ़ा था, इनके जो मार्क्स से पेपर वन में 76 आए हैं और पेपर टू के अंदर 144 हैं, मे बी 144 इनके पेपर मार्क्स हैं। 2 में मेरे 72 मार्क्स है, हाँ, 72 क्वेश्चन हाँ। ठीक हुए। हाँ, मतलब आपके पूरे 144 मार्क्स आए हुए हैं, टोटल मिलाकर के 240 या 44 मार्क्स इनके बनते हैं। तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, 300 में से 244 नंबर लेना। 220 220। 220 बन रहे हैं आपके? हाँ, 220। 320। हाँ, ठीक है, 300 में से 220 नंबर हैं जो इनके बनते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं इनके। और एक बहुत ही मतलब जिसको बोल सकते हैं ना कि टफ लेवल उनको कंप्लीट किया। इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है कोई आम बात नहीं है कि हर बंदा उस चीज को क्रैक कर पाए, ठीक है। तो फिर भी देखा जाए तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा था आपका। और अब की बार तो मर्ज होकर आए थे आपके एग्जाम, चांसेस थे जो आपके बहुत ही कम है, क्योंकि 12% नहीं दिया उन्होंने आपका रिजल्ट है जो, और 6% ही रिजल्ट दिया है। तो पूरी इंटायर पॉपुलेशन में से इन्होंने अपना जो नेट जीआरएफ है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर किया है। तो इनके लिए सब बच्चे विशेष जरूर करना कि इनका जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट हो। ब्राइट तो हो ही गया है कि जीआरएफ क्लियर हो चुका है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में इनका जो पीएचडी के अंदर एडमिशन होगा। उस चीज के लिए आपने सोचा कि आगे क्या करोगे आप अभी? हाँ, मैंने सोचा है कि मैं जब अब जुलाई सेशंस में फॉर्म निकलेंगे, या कुछ यूनिवर्सिटीज के 2021-22 सेशंस में भी निकलेंगे, क्योंकि सेशन कोरोना की वजह से डिले चल रहा है, तो बिल्कुल। आई विल गिव इंटरव्यू अकॉर्डिंग विद माय रिसर्च प्रपोजल, एंड जहाँ पे मुझे लगेगा कि बेस्ट सूटेड है, आई विल गो विद पीएचडी फॉर श्योर। ओके, मतलब आप पीएचडी, अब तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, आपको पता है जी। इस बात के बारे में कि आपको जब किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करोगे तो 30 से 35 हजार रुपया महीने का जो बच्चों को मिलता है, मतलब थोड़े बहुत कटकटा के मिलेंगे। तो आप तो मतलब एक तरीके से अंदर से तो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे कि भाई जो हमारी जो क्या लगने वाली है, एक मतलब जो स्कॉलरशिप है वो मिलने वाली है आपको। तो उस जी। चीज के बारे में बताया आपने अपने मम्मी पापा को, वो भी बहुत खुश होंगे कि जो आज मेरा नेट जीआरएफ क्रैक हो चुका है और आने वाले टाइम के अंदर क्या होगी, स्कॉलरशिप भी मुझे मिलेगी। तो अभी आप जी। इंटरव्यू की तैयारी करना अच्छे से, और अच्छे से इसी तरीके से अपने जो फ्यूचर के जो एग्जाम्स आएंगे या फ्यूचर के अंदर जो भी आप करने वाले हो उसके अंदर अच्छे से सक्सेस लेना, और अपने मम्मी पापा का नाम भी रोशन करना, और कभी हमारा नाम भी ले देना कि बलजिंदर सर से हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। तो इनका ये फर्स्ट इंटरव्यू है और मेरा भी फर्स्ट इंटरव्यू है जीआरएफ होल्डर के साथ अब के सेशन का। पिछली बार भी 2-3 बच्चे थे जिनके साथ मैंने क्या किया था, जीआरएफ होल्डर थे, और ये मेरा सेकंड सेशन है। सेकंड तो क्या है, फर्स्ट ही है, क्योंकि मर्ज होकर के आपका एग्जाम है जो आया अभी तक, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट ही जो आपका था, इसमें से 30 से 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्या हो चुका है, 30 अगर मैं काउंट करूं तो टोटल 30 बच्चे थे जिनका नेट क्लियर हुआ है। उनमें से 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जो सुनिधि आर्या जैसे हैं, ठीक है जी। 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं, देखो हमारा तो स्लोगन ही बन गया,
10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जो सुनिधि आर्या जैसे हैं, ठीक है, जैसे इनका नेट जीआरएफ क्रैक हुआ है वैसे ही उन बच्चों का नेट जीआरएफ क्रैक हुआ है। तो आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, एक बार और आपको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं और अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर करना, ये मैं आपका जो इंटरव्यू है यूट्यूब चैनल के ऊपर डालने वाला हूं, अपने स्टूडेंट से शेयर कर देना ताकि वो भी, अगर कोई बच्चा कॉमर्स का है या पेपर 1 की कोचिंग लेना चाहता है या पेपर 2 कॉमर्स की कोचिंग करना चाहता है मैनेजमेंट की, तो भाई अपना प्लेटफॉर्म बिल्कुल ही, सुनिधि जी को भी पता है और मैं भी बता देता हूं कि बिल्कुल ही नॉमिनल प्राइस के ऊपर है। आपको लगता है कि बच्चों को 15-15, 20-20 हजार रुपये की जो मार्केटिंग होती है उसका शिकार होना चाहिए? आपको लगता है ऐसा? नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि मैंने तो इतनी भी पे नहीं किया था आपको। बिल्कुल, जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था कोर्स, मैंने 333 जो प्राइस था ना, उस प्राइस के अंदर मैंने बच्चों को ज्वाइन करवाया था। फिर मैंने 5-3 का रखा था। धीरे धीरे करके भाई मुझे भी फैसिलिटी चाहिए थोड़ी, आप लोगों के लिए अच्छे कैमरे यूज करने, स्लाइडें, लैपटॉप यूज करना, इंटरनेट वगैरह, तो उस चीज के लिए मैं बिल्कुल नॉमिनल प्राइस के ऊपर आपको पेपर 1 और पेपर 2 आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। जो सेशन था, जिस टाइम सुनिधि ने ज्वाइन किया था, उस टाइम मेरा प्राइस था जो पूरे एक, मतलब 1 साल की वैलिडिटी के लिए 333, मतलब 333 था, जो मेरे चैनल है ना 3S, तो उसी से मैंने रख दिया कि चलो भाई ठीक है। मेरा सिर्फ एक बेसिक सा है कि मैं सब बच्चों की हेल्प करूं और बच्चों को अपने सोशल लेवल पे ऊपर लेके आऊं। जिन बच्चों को बातें की जा रही है अभी तेरे से नहीं होगा, जो बच्चे पुअर फैमिली से हैं, मैं उनकी हमेशा ही सपोर्ट करता हूं। कई बार मैंने बुक्स भी बच्चों को मतलब दी है। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, तो एक बार कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना। जिस तरीके से सुनिधि जी का जीआरएफ हुआ है, क्या पता नेक्स्ट जीआरएफ आपका हो। तो सुनिधि जी, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इस चीज के लिए और आपने अपनी प्यारी प्यारी बातों से अपने नेट जीआरएफ के बारे में बताया, तो बहुत ही अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, कुछ बोलना चाहते हो थैंक आप? यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एस्पायरेंट्स। ओके प्लीज ओके परेशान नहीं होना है, अच्छे से सिलेबस को देखिए, सिलेबस को पढ़ के नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, हो जाएगा। नॉट दैट मच ओके। आपने डिफिकल्ट। कितनी बार रिवीजन किया था वो भी बता दे जाते जाते, ताकि एक आध टिप रिवीजन जाते जाते। काउंटिंग नहीं है, हाँ, रिवीजन की देख कोई लो, अभी मैं काउंटिंग नहीं बोला है ना कि 3 से 4 बार सिलेबस जरूर पढ़ा करो, 3 से 4 बार एक क्लास को देखा करो, वही आपकी रिवीजन है, और कुछ देखने की है। जरूरत नहीं रिवीजन आपको। जितनी जितनी बार होता है उतना बार कम है। रिवीजन की बिल्कुल, कोई काउंटिंग जितनी नहीं बार एमसीक्यू लगा सकते हो, जितनी रिवीजन कर सकते हो, वो आपके हाथ में। तो डियर है। बिल्कुल। फ्रेंड्स, मे भी आपको सब कुछ अच्छा लगे, समझ आए, तो थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग इन वीडियो को देख के अपने फ्रेंड लोग से शेयर करना, जिनका जो नेट जीआरएफ है क्रैक नहीं हो पा रहा। इसी तरीके से मैं और भी बच्चों का जो इंटरव्यू वो कंडक्ट करने वाला हूँ, बने रहना। तो मिलते हैं फिर, मतलब कभी, मतलब आपके नेक्स्ट पीएचडी एग्जाम के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा तो आपका जरूर इंटरव्यू किया जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप भी रेस्ट करो और बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। आपके फ्यूचर के अंदर सारी चीजें अच्छी हों और भगवान इसी तरीके से आपको ऊंचाइयों के ऊपर लेकर जाए। तो थैंक यू सुनिधि जी, मिलते हैं फिर कभी आपके नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, जब आप पीएचडी के अंदर सिलेक्ट हो जाओगे, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। तो मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू टेक सो केयर, मच। ओके ओके।